Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to talk about U.S. maritime strategy. या फिर naval warfare. Um, who are the proponents? Who was Al Thayr Mahan, who gave this, thought in the modern times? क्योंकि naval warfare को नई चीज नहीं है, centuries old है, ठीक है? You might have seen the in movies वगैरह में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि पर्शियन एम्पायर हैड ह्यूज नेवीज। उसके बाद उससे पहले फिर आप ग्रीक्स जो थे उनके पास बड़ी जबरदस्त नेवीज थी। रोमन एम्पायर जो थे, जितने भी बड़े एम्पायर गुजरे उनके पास स्ट्रॉन्ग नेवीज रही हैं। मुसलमानों का दौर जब था ऑटोमन एम्पायर का, तो उसके अंदर भी दे हैड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, जिसकी वजह से दे आल्सो डोमिनेटेड ह्यूज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से आप जिस भी बड़े एम्पायर को उठा के देखेंगे, यू विल एनालाइज कि जी नेवल वॉरफेयर, मैरीटाइम वॉरफेयर plays a great role in that country's progress, in that country's economic revitalization, in that country's overall improvement in the global scenario. We analyze in recent past का मेरा मुराद है कि 16, 17, 18th century, जिसके अंदर आपको ब्रिट्स जो थे वो नजर आते हैं कि हाउ दे डोमिनेटेड द वर्ल्ड। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका सूरज कहीं गुरूब नहीं होता था, इतनी बड़ी सल्तनत थी उनकी। सो वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ ब्रिट्स कि किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया वर्ल्ड, दुनिया को, और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया। कोई तकरीबन 200 साल तो हमारे इधर रहे हैं, कॉलोनाइज किया पूरी दुनिया को। इसी तरह से फ्रेंच हैं, जापानीज हैं, और बड़े मुल्क हैं जिन्होंने अपनी मैरीटाइम डोमेन के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश किया और उन्होंने आगे लेकर आए। तो द पॉइंट इज that maritime warfare or naval warfare is very, very important for a country. If a country is landlocked, obviously they won't have any maritime forces. तो उनकी कोई इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं होती। आपको नजर आता है, आप देखते हैं इंडिया, अफगानिस्तान है फॉर एग्जांपल, कजाकिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज, दे डोंट हैव एनी मैरीटाइम फोर्स। तो आपको उनको ग्लोबल पॉलिटिक्स में उनका वो रोल नजर नहीं आता, वो इंपॉर्टेंस नजर नहीं आती जो कि एक पाकिस्तान की है, जो चाइना की है, जो अमेरिका की है, जो जापान की है, जो इंडिया की है फॉर एग्जांपल। अब ये सारी कंट्रीज मैरीटाइम नेशंस हैं और दे आर सी गोइंग कंट्रीज। अच्छा, इसके अलावा वैसे तो काफी पुराना है मैरीटाइम का डोमेन, लेकिन जो मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो एल्फ्रेड थायर महान अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिस्ट था एक, और फ्लैग ऑफिसर भी था अमेरिका का, इसका नाम आता है। और नेवल वॉरफेयर के अंदर ही इज द पर्सन हु गेव थॉट इन मॉडर्न टाइम्स, और उसने इसको लिटरेचर में लेकर आया मॉडर्न टाइम्स में, और काफी ज्यादा इस बंदे ने इसके ऊपर लिखा। तो he says his concept of sea power was based on the idea that countries with greater naval power will have greater worldwide impact. This is what I explained previously. तो कहता है कि a country must uh, establish or must possess huge naval force, so they can secure their economic interest worldwide, and they can also have their political and military might in the global affairs, and they can then secure their overall interest in the world politics. So this was the idea behind. और इसने जो काम किया, the influence of sea power upon history, इसने एक टाइमलाइन लिया और इसके अंदर उसने रोमन और ब्रिटिश एम्पायर की जो नेवल के अंदर प्रोग्रेस थी उसको उसने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, और उसने वही चीज एडवाइस की अमेरिकन को भी। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था, इसके बाद बहुत सारी नेवीज दुनिया की जो थी उन्होंने इसको बड़ा सीरियसली अडॉप्ट किया, एंड दे केम अप विद वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस, जिसके अंदर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का तो है ही है, बट देयर वर मेनी अदर स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्सेस इन द वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, जिनको आप देखते हैं, जर्मनी है फॉर एग्जांपल, ये जापानीज हैं, ब्रिट्स हैं, ये हमने डिस्कस किया। अच्छा, जापानीज जो थे
आप यहाँ तक अंदाजा लगाएं कि जापानीज अटैक थी पर्ल हार्बर, और उन्होंने पर्ल हार्बर जो अमेरिका की बेस थी उसको टोटली डेसिमेट किया, तबाह किया. हाउ दे डू इट, हाउ दे मैनेज टू डू इट, बिकॉज एट दैट टाइम दे हैड एयरक्राफ्ट कैरियर्स, और वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जरिए से अपने जहाजों को लेकर उनके करीब गए पर्ल हार्बर के, और वहां जाके अमेरिका का पूरा बेड़ा उड़ा के रख दिया. तो बेड़ा मतलब उनकी बेस जो थी वो उड़ा के रख दी पर्ल हार्बर के नाम से. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल वॉरफेयर. अच्छा, तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है इसका, जो अल्फ्रेड थायर महान कहता क्या है, किस चीज पे ज्यादा स्ट्रेस करता है? अल्फ्रेड थायर महान सेज that a country must control the harbors. हार्बर्स मतलब जो मेन आपके एरियाज होते हैं, चौक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे आपको मैरीटाइम ट्रैफिक, मैरीटाइम जो भी एक्टिविटी होती है आपकी. स्ट्रेट्स, जो रास्ते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका है, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये वो नैरो कॉरिडोर्स होते हैं, चौक पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में इन दुनिया के अंदर, जहाँ से मैरीटाइम ट्रैफिक गुजर के जाती है. अगर इसको रोक लिया जाए, इसको ब्लॉक कर लिया जाए, तो नो कंट्री कैन पास थ्रू दोज एरियाज, और उसके बाद जो ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी को, दैट वुड बी gigantic. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बताऊं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है, इट्स अ नैरो कॉरिडोर, इट्स अ 48 किलोमीटर वाइड नैरो कॉरिडोर, जो कि ओमान और ईरान के बिल्कुल बीच में है, ठीक है. अच्छा, अब अगर इस नैरो कॉरिडोर को 90% ऑफ द ऑयल सप्लाईज फ्रॉम पर्शियन गल्फ पास थ्रू दैट नैरो कॉरिडोर, अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए सपोज, और अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, तो 80% ऑफ द सप्लाईज टू द चाइनीज वुड स्टॉप, 75% ऑफ द सप्लाईज टू द यूरोपियंस वुड स्टॉप. इंडिया का भी इसी तरह से, पाकिस्तान भी इसी तरह से, चाइना भी इसी तरह से, यानी कि पूरी दुनिया वुड बी इन सीरियस क्राइसिस इफ वन चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज ब्लॉक्ड, या फिर स्ट्रेट ऑफ मलाका जो है उसको ब्लॉक कर दें आप, वो भी एक बहुत नैरो कॉरिडोर है. अगर आप उसको भी ब्लॉक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली द वर्ल्ड इकोनॉमीज वुड सफर. सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड. उसके बाद मैरीटाइम ट्रैफिक जहां से गुजर रही है, जिनको आप सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है. इंडियन ओशन की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एवरी ईयर $1 trillion मर्चेंट शिप्स, सुपर टैंकर्स पास थ्रू द इंडियन ओशन, जिसके अंदर दुनिया की जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उनका बहुत पैसा है इसके अंदर. समझ लो आपके इन्वेस्ट हुआ हुआ है कि ये जो एरिया है ये स्टेबल रहे, और यहाँ पे कभी भी जो मैरीटाइम ट्रैफिक है उसको कोई रोके ना. तो दैट इज आल्सो वन थिंग, ठीक है. A sea power would control the sea, dominate the wealth of the world, and as a result always outweigh land power economically. तो कहता है कि अगर आप हार्बर्स को कंट्रोल करते हैं, if you control straits, if you control maritime traffic, sea lanes of communications, so you control the global politics, you possess the power, and you control the wealth of the world. As a result, you always outweigh a land power economically. तो और अगर आप इसको आज मॉडर्न टाइम में देखें उठा के, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is a huge naval force. They have got huge navy. They have got very professional navy equipped with modern weapon and equipment. आगे चल के डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है. और ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, वो दुनिया के अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप इंजॉय कर रहे हैं, एक इकोनॉमिक लीडरशिप इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज डॉलर के अंदर सारी ट्रेड हो रही है. दे आर डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इकोनॉमीज. They are very powerful country. They got influence over IMF, World Bank, UN, हर जगह पर उनका influence है. They are $19 trillion economy, number one economy in the world, ठीक है. और उसके बाद नंबर 1 मिलिट्री इन द वर्ल्ड. दुनिया के अंदर अगर देखें तो दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल जो नेवल फोर्स है वो अमेरिका की है. They are the most powerful country in the world. So that is the importance which is there. You need to understand that how this naval warfare, or you can say maritime domain के अंदर जो countries invest करती हैं, improve करती हैं, automatically they dominate the world, ठीक है. तो अगर आप देखें अभी modern times में United States of America, they are everywhere. They have got bases in more than 150 countries. They have got active presence in more than 100 countries. और उनकी जो फोर्सेज हैं मैरीटाइम की वो दुनिया के अंदर फैली हुई है, ठीक है.
और हर तरफ उन्होंने अपना एक डोमिनेट किया हुआ है अपने आप को। ये जो आपको रेड कलर का जो मार्किंग नजर आ रही है, इसके अंदर यू वुड अंडरस्टैंड कि जी कंट्रीज विद एस्टैब्लिश्ड यूएस साइट्स एंड बेसिस, यानी कि इन एरियाज में अमेरिका हैव गॉट एस्टैब्लिश्ड बेसिस। और इसके बाद फिर जो दूसरे एरोज आपको नजर आ रहे हैं ब्लैक कलर के, उसके अंदर आपको नजर आ होगा ऑफ शोर यूएस साइट्स एंड बेसिस। ऑफ शोर का मतलब होता है आपके समंदर पे आपके बेड़े, आपकी वॉरशिप्स, आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे आर रोमिंग अराउंड इन दैट। और इसके बाद आपको नजर आ रहा है प्रपोज्ड यूएस साइट्स जो येलो में है। इन इनके अंदर यूएस जो है वो फ्यूचर में जाके अपनी बेसिस बनाएगा, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है इंडिया भी नजर आ रहा है आपको क्लियर। पाकिस्तान तो ऑलरेडी था ही, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे मुल्क हैं। सो दिस इज द यूएस क्लाउड, एंड दिस क्लाउड, पॉलिटिकल क्लाउड इज पॉसिबल, was possible because of the US maritime dominance in the world, because they had a strong naval force. Now let's quickly understand their maritime policy, their naval warfare maritime policy, and how it impacts the nuclear deterrence in the world. So let's first of all understand what is the concept behind the US. Why United States of America is spending a lot of money to improve their maritime forces, their naval forces. First of all, you need to understand the rationale behind the U.S. maritime, improvement. The U.S. is a global power, as I told you before. They have got bases all around the world. They got global operations. They got wars going on. और ज्यादातर ये जो जंगे हैं ये इनकी मैरीटाइम डोमेन में फौजें लड़ रही हैं। उसके अलावा the US got about 8.8 million square kilometers of exclusive economic zone area. I hope I have explained already about the exclusive economic zone area. If you don't know, you can paste in the comment. I will explain it. अच्छा, and almost 21,000 kilometers of coastline. अच्छा, अब ये बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, समंदर पे और कोस्ट लाइन आपकी. So you need to have a strong naval force. You need to have a naval force, so you can establish you can assert your capabilities. You can dominate the world politics. So that is the beauty behind. So this is the reason that the United States of America is pouring a lot of money, and they are dominating now the global politics. अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा इसको लेकर. ये तो हो गया रैशनल कि they have got huge maritime boundary, they got huge coastline. So that is the reason behind of their maritime dominance, maritime development, naval warfare के अंदर. It is said that by 2020 the US 40% of the US GDP will be dependent on the ocean shipping and maritime trade. 40% of the US GDP. US की जो इकोनॉमी का जो साइज है अभी वो that is about $19 trillion. 20 कर लें अभी शायद. अच्छा, $20 trillion अगर उनका ओवरऑल साइज है जीडीपी का, और उसके अंदर से अगर आप 40% निकालते हैं, दैट इज राउंड अबाउट $8 trillion अप्रोक्सीमेटली. आगे पीछे हो सकता है थोड़ा. So their economy is dependent on maritime sea. 40% of their economy, $8 trillion की उनकी जो इकोनॉमी है, that is dependent on that. अच्छा, इतना बड़ी जो डिपेंडेंस है, डेफिनेटली उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए, you need to have strong maritime force. So this is the reason that the United States of America want maritime superiority, ताकि दुनिया के अंदर वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें, सिक्योर कर सकें. So this is the rationale behind. अच्छा, तो मोइज आपका ये डिस्टॉर्शन आ रही है यार, इसको माइक को ऑफ रखो अपना. अच्छा, तो to achieve these objectives, US Navy would require more funds and resources, so they are allocating more resources. They are planning for 325 ship navy in future, with all sorts of latest weapon and equipment to carry out operations worldwide and to protect the US national interest. तो 325 ships पे मबनी naval force they are aiming for. If we analyze in modern times, so currently United States of America got about 284 ships, warships.
और ये 325 की तरफ जाना चाह रहे हैं. And they got a active duty personnel about 317,000 और active जो उनके पास reserve personnel हैं, they are also in quite good number. So currently their naval size is about 284 ships. And they are equipped with modern weapon and equipment, all sorts of weapons. 3,700 aircraft हैं इनके पास, जहाज, and they are specifically for the maritime operations. और ये जो जहाज हैं, they are 5th generation aircraft और highly sophisticated aircraft. अच्छा, इसमें से बहुत सारी चीजें मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा दी थी, तो आपको कोई मसला होना नहीं चाहिए इंशाल्लाह. इसके अलावा they have got 10 aircraft carriers. अब aircraft carriers जो हैं, I hope आपको पता ही है, it's a large ship जहाँ पे आपके जो जहाज हैं उनको आप डॉक कर सकते हैं वहाँ. It's a floating air base actually. It's a floating air base. When you have got global operations beyond your seas, deep underwater, और आपने ऑपरेट करना है अपनी बाउंड्री से दूर जाके, तो you need have a floating air base with you. So aircraft carriers basically provide floating air base to a country. It's a power symbol. It is very very destructive power, but in modern times इसकी जो significance है वो थोड़ी सी reduce हो गई है. Reduce इस वजह से हो गई है कि एंटी एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल बना लिए लोगों ने, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आ गई लोगों के पास. I think I told you before that China have got a one aircraft killer missile, DF-21, I think. Now that one single nuclear you can say missile can take out this aircraft carrier. तो ये वो चैलेंजेस हैं इसके साथ साथ एसोसिएटेड जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को आते हैं. सो बेसिकली ये ग्लोबल सिंबल के लिए यूज होता है कि जी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है. इसको समंदर का हाथी भी कहा जाता है, एलिफेंट ऑफ सी, बिकॉज इट इज वेरी वेरी लीथल मशीन. और इसकी हर प्रोटेक्शन भी ये लोग करते हैं एयर डिफेंस के जरिए से, अपनी सबमरीन्स के जरिए से, वॉरशिप्स के जरिए से. ये अकेला नहीं जाता, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ ग्रुप कैरियर, उसको ग्रुप कैरियर कहा जाता है. तो उसके अंदर वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ उनके अंदर वेपन्स और इक्विपमेंट होते हैं, सेफ्टी का निजाम होता है. तो इसको मारने के लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स चाहिए. और चाइना जैसा मुल्क इसको आराम से इनको ठोक सकता है, इनको मार सकता है, कोई मसला नहीं चाइना के लिए. So this is aircraft carrier. America possesses about 10 to 11 these type of aircraft carriers. They are huge warships, and they are equipped with all sorts of weapons, surveillance aircraft, gunship helicopters, rescue helicopters, aircraft, और all sorts of जो आप expect कर सकते हैं चीजें, वो इसके अंदर मौजूद होती हैं. और ये बड़ी ही जबरदस्त किस्म की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कंट्री को. तो पावर सिंबल है ये बेसिकली. सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज जो है अमेरिका की इन्वेंट्री में वो है, दैट इज देयर submarines, nuclear submarines. They possess around 71 or 72 nuclear submarines, and these submarines, as I told you before also in the first lecture, I believe, it possess lethal weaponry. और एक जो सबमरीन है ओहायो क्लास जो इनकी सबमरीन थी, मैंने आपको बताया भी था, that carries about 24 nuclear warheads of 750 किलोटन, यानी कि 750 किलोटन का एक वॉरहेड, और उस तरह के 24 वॉरहेड वो कैरी कर सकती है ओहायो क्लास सबमरीन, which means that they can take out the whole world, bloody world. So that is the beauty of US naval force. अच्छा, ये एक रीजन है जिसकी वजह से रशियंस जो है, दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ मनी इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन्स, और उनके पास भी तकरीबन इतनी ही हैं, 71-72 के करीब. एंड देयर सबमरीन्स आर आल्सो इक्विप्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स, और उनको भी वो नई तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं. सो बेसिकली हो क्या रहा है कि अभी भी इनकी जो आर्म्स रेस है वो चल रही है, और उसको अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दे आर इक्विपिंग देम विद मॉडर्न वेपन इक्विपमेंट, दे आर इंप्रूविंग देयर स्पीड, दे आर इंप्रूविंग देयर लिथैलिटी, स्टेल्थनेस. सो ये चल रहा है, आर्म्स रेस चल रही है एट ग्लोबल लेवल, चाइना के दरमियान, यूरोप के दरमियान, अमेरिका और रशिया के दरमियान.
और फिर इंडिया और पाकिस्तान भी इसके अंदर चल पड़े समहा। तो ये वो कैपेबिलिटीज अमेरिका की जो कि अमेरिका की बैकबोन है मैरीटाइम डोमेन के अंदर। देन यू गॉट 9 एम्फीबियस असॉल्ट शिप। ये असॉल्ट शिप होता है एम्फीबियस असॉल्ट शिप। दे आर यूज्ड फॉर अगेन फॉर सपोर्ट ऑपरेशंस। इनको आप लैंड के ऊपर ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। टैंक्स वगैरह और बाकी चीजें सप्लाई करने के लिए, कोई माइंस वॉरफेयर जो होती है ना, माइंस को क्लियर करने वाली व्हीकल्स वो सप्लाई कर सकते हैं। बाकी लॉजिस्टिक्स एंड वेपन सप्लाई कर सकते हैं, ऑयल सप्लाईज हो सकते हैं। अमेरिका ऑल्सो पोजेस 22 क्रूजर्स। अच्छा, ये डिफरेंट नेम्स हैं इनके, क्रूजर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, लेकिन इनकी जो वर्किंग है तकरीबन सेम ही होती है। ठीक है, दे हैव गॉट ये फास्ट बोट्स होती है, फास्ट बोट टाइप इनकी स्पीड होती है काफी अच्छी हंसी, 30-40 नॉट्स पे चल जाता है ये, और अच्छी स्पीड पे जाते हैं ये। और मैरीटाइम बेसिकली इज अ स्लो वॉरफेयर। वहां पे आपको इस तरह के जो क्रूजर्स होते हैं ये दे प्ले अ ग्रेट रोल। दे आर इक्विप्ड विद मॉडर्न वेपन्स। इनके अंदर वेपन्स होते हैं, डिफेंस भी होता है, इनके अंदर मिसाइल्स होते हैं, गन्स होती हैं। तो ये बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनको, या फिर इंडिविजुअली भी ये ग्रुप ऑफ क्रूजर्स और फ्रिगेट्स और कोविटीज के साथ जाके इट कैन कैरी आउट ऑपरेशन। नो डिस्ट्रॉयर्स ये भी अमेरिका के पास 62 के करीब है। इट इज ऑल्सो वेरी लीथल वॉरशिप and it is also used for quick and swift warfare at maritime domain. Then you got frigates also, पाकिस्तान के पास भी हैं ये चीजें, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में नहीं है जितनी इनके पास है, बिकॉज वी कांट अफोर्ड। एक दूसरा, हमें जरूरत भी नहीं है, हमारा इतना बड़ा एरिया भी नहीं। so we got a very small scale maritime boundary which is about 1100 kilometers approximately। 1048 कहते हैं, लेकिन 1100 ले लें आप, चलें 1100 किलोमीटर इज अ वेरी स्मॉल मैरीटाइम एरिया। तो उसको हमने कवर करने के लिए हमारे पास छोटी नेवी है which is quite good, and we are a coastal navy actually which is there for the defense of our own coastal areas. We don't have any ambitions beyond our region Arabian Sea। हमारा इससे आगे नहीं है कि हम जाके बे ऑफ बंगाल में या साउथ चाइना सी में या कहीं और जाके ऑपरेट करें। Americans got worldwide operations, global operations, so they have got money and they got resources, they got interest global worldwide। हमारे इंटरेस्ट सिर्फ अरेबियन सी तक, ठीक है।